हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 होगा, यानी पार्ट 5 होगा, जिसमें हम अपने आगे के सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, पार्ट 2 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, पार्ट 3 में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिक्स को पढ़ा था। साथ ही साथ पार्ट 4 यानी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ह्यूमन बींग्स के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझा था। तो जो आज का लेक्चर होने वाला है, आज का लेक्चर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे बेसिक्स चीजों के बारे में होगा। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के जितने भी बेसिक्स हैं हम आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह हम फिर से प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करेंगे, देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, ताकि हमें चीजें याद रहें। क्योंकि ये जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उसमें बहुत सारी चीजें हमें याद करने के लिए, इस वजह से हर एक लेक्चर के साथ साथ हम अपने प्रीवियस लेक्चर को भी रिकॉल करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, ठीक है, उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? उसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से जो हमारी O2 और CO2 का बॉडी के अंदर एक्सचेंज हो रहा था, किस तरीके से वहां पे हमारा मैकेनिज्म काम कर रहा था। ठीक है, साथ ही साथ हमने मैकेनिज्म इन ब्रीथिंग ब्रीथिंग के अंदर हमने मैकेनिज्म को देखा, किस तरीके से हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की वजह से O2 और CO2 का एक्सचेंज करते हैं। ब्रीथिंग के लिए हमने पता था कि सांस को लेना इज इनहेलेशन और सांस को बॉडी से बाहर छोड़ना इज एक्सहेलेशन। अब इन्हीं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान अपने हमने अपनी CO2 और O2 के एक्सचेंज को करा, जिसमें इनहेलेशन के दौरान पे हमारा जो डायफ्राम था वो कैसा हो जा रहा था? फ्लैट हो जा रहा था। जो डायफ्राम की शेप थी वो फ्लैट शेप हो रही थी। और वहीं एक्सहेलेशन के दौरान डायफ्राम की डोम शेप हो रही थी। इसी के साथ साथ जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म इन ब्रीथिंग को पढ़ा था, हमने वहां पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी देखा, जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेरिजन टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में तो नॉर्मल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा था। और जहाँ पे हमने और ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया, जैसे फ्रॉग्स हैं वो हमारे स्किन और लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। जो हमारा अर्थवॉर्म है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे थे, और जो हमारे इंसेक्ट्स हैं उनके पास ट्रैकियल सिस्टम और स्पाइरेकल्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी फिशेस होती है वो गिल्स का यूज करती है रेस्पायरेशन के लिए। और हमने एक चीज वहां पे क्वेश्चन ये देखा था कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन को लेते हैं जब वाटर से, तो उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो हाई होता है। रीजन ये था कि जो वाटर के अंदर हमारा O2 का अमाउंट होता है, यानी O2 की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है। इस वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथिंग रेट उनकी हाई होती है, ताकि वो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल कर सके। तो ये जितने भी हमारे टॉपिक्स थे वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहां पर तो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश। तो आज का जो हमारा मेन पर्पस है लेक्चर का वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की बेसिक्स। हमने ओवरऑल अपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में काफी सारे सिस्टम्स के बारे में बात की थी। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश हो गया। आज के लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम आज के टॉपिक्स के बारे में बात करें तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, किस तरीके से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अपने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। देन हमारे कितने टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं और तीनों ब्लड वेसल्स में क्या डिफरेंस है हम उसके बारे में देखेंगे। यानी जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का बेसिक होगा, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के
कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे, क्या-क्या कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से बॉडी के अंदर वर्क करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा आज का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। किस तरीके से हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। तो वहीं अगर हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन एक हमारा लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है, जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फूड्स है, सॉल्ट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, कुछ वेस्टेज है, उसको एक जगह से बॉडी पार्ट के दूसरे बॉडी पार्ट तक लेके जाने का काम क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन एक हमारा लाइफ प्रोसेस है जो अलाउ करता है यूजफुल सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, सॉल्ट्स हो गए, CO2, नाइट्रोजनस वेस्टेज एंड अदर सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। देखो क्या बोला गया है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में ये कहा गया है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो एक तरीके का लाइफ प्रोसेस है जो अलाउ करता है हमारी बॉडी के यूजफुल सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, फूड और नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के एक पार्ट से लेके दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाने के लिए। तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ये किसी ना किसी सिस्टम की वजह से तो होगा। तो जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप्स के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है हमारा इसी में लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करूं, तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी में टू सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं? एक है हमारा इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारा इसमें लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम क्या डिफरेंस है? देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें हम लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब ये लिम्फ क्या है, ब्लड क्या है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ अभी हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, किस तरीके से ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या क्या रूट्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। यानी हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीजों से मिलके बना है। वो क्या क्या है? एक है हमारा ब्लड। देखो,
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो हमारा ब्लड से मिलके बना है। सेकंड है हमारे पास इसी के अंदर ब्लड वेसल्स। और थर्ड है हमारे पास इसके अंदर हार्ट। यानी जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन चीजों से मिलके बना है। वो क्या क्या है? एक है हमारा ब्लड, सेकंड है ब्लड वेसल्स एंड थर्ड है हमारे पास इसी के अंदर हार्ट। तो देखो क्या बोला गया है, ब्लड और ब्लड वेसल्स और हार्ट में देखेंगे। जो हमारा ब्लड होता है वो एक हमारा रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब हमने टिश्यू वाला चैप्टर क्लास 9th में पढ़ा था तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की गई थी। तो जो हमारा ब्लड है वो रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस। मतलब ब्लड क्या है? ब्लड हमारा एक रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। इसी तरीके से ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स हमारी वो ट्यूब्स होती हैं जिसमें से हमारा ब्लड फ्लो करेगा। ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लोज, मतलब ऐसी ट्यूब जिसमें से हमारा ब्लड फ्लो करेगा उसे हम बोलेंगे ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स हमारी तीन तरह की होती हैं। एक है हमारी आर्टरीज, सेकंड है हमारे पास वेन्स और थर्ड है हमारे पास इसी के अंदर कैपिलरीज। ठीक है। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो थ्री टाइप्स की हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब नेक्स्ट दे रखा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में थर्ड क्या है? हमारा हार्ट। यानी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड के साथ, ब्लड वेसल्स और हार्ट के साथ मिलकर के बनता है। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करता है, जिसकी मदद से हमारा जो ब्लड है वो प्रेशराइज हो करके पूरे बॉडी में ओवरऑल जगह जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में क्या बोला गया है? देखो ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड में सबसे पहले हमें दे रखा है ब्लड के बारे में। ब्लड का दूसरा ब्लड कंपोनेंट ऑफ ब्लड में सबसे पहले हमें दे रखा है आरबीसीज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या फिर आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। और इसी का दूसरा नाम है हमारा इरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी के तीन नाम कौन कौन से हैं? रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी क्या होता है? दीज आर रेड कलर। देखो जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके अंदर हमारा एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। यानी आरबीसी जो है उसका कलर रेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की वजह से। देखो क्या बोला गया है, जब हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक आरबीसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर की है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी तरीके से जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के थ्रू। सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू हीमोग्लोबिन। एक चीज और हमने वहां पे डिस्कस करी थी, एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन। हमने ये देखा था कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा तेजी से बाइंडिंग करता है देन O2 के साथ और उसके बाद CO2 के साथ। तो O2 का तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन करेगा ही, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारा हीमोग्लोबिन हेल्प करता है।
नेक्स्ट हमारे पास ब्लड कंपोनेंट्स में दे रखा है सेकेंड नंबर पे क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स भी बोलते हैं। जो हमारा डब्ल्यूबीसी है इसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। जैसे आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट्स था, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का नाम व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स है और साथ ही साथ व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स भी है। अब डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, ये हमारे पेल व्हाइट कलर के होते हैं, यानी हल्के से व्हाइटिश कलर के होंगे। ये किस चीज में हेल्प करते हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेंगे, हमारे डब्ल्यूबीसीज। ये क्या करेंगे, ये बॉडी के अंदर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम किसका है, डब्ल्यूबीसीज का। जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स होते हैं उनको इनगल्फ खत्म करने का काम किसका है, डब्ल्यूबीसीज का। तो डब्ल्यूबीसी कैसे हैं, व्हाइट पेल कलर के हैं, पेल व्हाइट कलर के हैं। इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटीज में, क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ किसी भी तरीके के कोई जर्म प्रेजेंट हो बॉडी के अंदर तो उसको इनगल्फ करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सी, वो है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये हमारे सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें इंजरी के टाइम पे हेल्प करेंगे। तो जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स है उनका दूसरा नाम क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे इंजरी के दौरान। मतलब मान लो हमें कोई चोट वगैरह लग गई तो उस टाइम पे जो हमारा खून का थक्का जमता है, जो ब्लड क्लॉट होता है, इकट्ठा होता है, वो किसकी वजह से होता है, ब्लड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से होता है। अब क्या बोला गया है, ब्लड कोगुलेशन इज अ डिफेंस। जो हमारा ब्लड का जमना है एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में ब्लड का लॉस ना हो सके इंजरी के दौरान। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड प्लेटलेट्स का, वो ये कहा गया है कि मान लो कभी हमें किसी को चोट लगती है तो उस दौरान हमारे काफी ज्यादा ब्लड लॉस होता है। तो उस ब्लड को लॉस ना हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस ना हो, इस वजह से जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स हैं, जो सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, वो वहां पे कोगुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है और एक्सेस अमाउंट में हमारे ब्लड का लॉस नहीं होता है। इसी तरीके से डी हमारे पास इसमें दे रखा है ब्लड के कंपोनेंट में, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एक फ्लूइड होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, CO2 वेस्ट एंड हॉर्मोन्स। तो प्लाज्मा का मेन काम क्या है, प्लाज्मा हमारे डाइजेस्टेड फूड को, CO2 को, वेस्ट को और हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब क्या बोला गया है, देखो जो हमारा लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा है ये येलो कलर का फ्लूइड है, जिसके अंदर 90% वाटर के साथ साथ 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो प्लाज्मा है उसका मेन रोल ट्रांसपोर्टेशन का है। तो इसमें 90% वाटर है, फ्लूइड है, यानी 90% वाटर के साथ साथ 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा किसका, डाइजेस्टेड फूड, CO2 वेस्ट और हार्मोन्स का। तो जो प्लाज्मा है उसका कलर, उसका जो हमारा इसके अंदर कंपोनेंट्स में कितना वो कंटेन कर रहा है, 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सब चीजें इसमें की इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ा किसके बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, पहला है हमारा आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स और चौथा है हमारा प्लाज्मा। यानी ये चारों कंपोनेंट्स मिलके हमारे ब्लड की फॉर्मेशन करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर ब्लड वेसल्स। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया, कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस किया। और हमें पता है कि जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक है हमारा इसके अंदर ब्लड वेसल, देन ब्लड और हमारा हार्ट। तो जो हमारा ब्लड वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारी किसकी, ब्लड वेसल्स की। तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर में 2 तरीके के ब्लड वेसल्स गिवन, 3 तरह की ब्लड वेसल्स गिवन है। एक क्या है, एक है हमारी इसमें आर्टरी, दूसरी है वेन और तीसरी है हमारी इसके अंदर कैपिलरी। तो ये तीनों जो होती हैं हमारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, यानी आर्टरी, वेन और कैपिलरी मिलके हमारी किसकी फॉर्मेशन करेंगी, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन करेंगी। अब पहले हम आर्टरी के बारे में देखेंगे, फिर वेन के बारे में देखेंगे एंड लास्ट फिर हम कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे आर्टरी में देखेंगे, आर्टरी में क्या बोला गया है, थिक आउटर वॉल। जो हमारी आर्टरी की बाहरी वॉल होती है, मतलब जो बाहर वाली लेयर होती है, वो कैसी होती है, वो थिक होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है। आर्टरी की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, यानी जो इस लेयर के बारे में बात की जा रही है, वो कैसी होगी, थिक होगी। इसका जो ल्यूमेन होगा वो स्मॉल होगा। ल्यूमेन का मतलब होता है इनर स्पेस। तो जो इसका ल्यूमेन है वो स्मॉल है, क्यों? क्योंकि इसको बाहर की लेयर ही इतनी मोटी है, तो अंदर का जो एरिया वाला रीजन होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। थिक लेयर ऑफ मसल्स, जो हमारी आर्टरी की लेयर्स होंगी वो कैसे होंगी, थिक होंगी। और किस फाइबर से मिलके बनी होंगी, इलास्टिक फाइबर से मिलके बनेंगी। इलास्टिक मतलब वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगी। वहीं अगर हम वेन के बारे में बात करें, तो जो वेन की आउटर लेयर होगी वो कैसी होगी, थिन लेयर होगी। एक चीज का यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो हमारी आर्टरी है उसकी आउटर लेयर थिक है, लेकिन जो वेन है उसकी आउटर लेयर क्या है, बहुत ज्यादा थिन यानी पतली है। आर्टरी में हमारा जो ल्यूमेन है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल ल्यूमेन होता है, लेकिन वेन के अंदर जो हमारा ल्यूमेन होता है वो लार्ज होता है। इसका रीजन ये है कि जो हमारी वेन है उसकी आउटर वॉल क्या है, पतली। इसी तरीके से जो हमारा आर्टरी वाला रीजन है उसमें की जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है, इलास्टिक होती है, लेकिन जो वेन्स होती हैं उसकी इनर लेयर की जो मसल्स होती है वो थिन यानी पतली होंगी। और कैसी होंगी, इलास्टिक फाइबर से मिलके बनी होंगी, यानी उनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हमारा जो ब्लड वेसल है वो क्या है, कैपिलरी। तो कैपिलरी में क्या बोला गया है, जो कैपिलरी होती है उसकी जो वॉल होती है वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनी होती है। मतलब जो हमारी कैपिलरी की वॉल्स हैं वो आर्टरी और वेन के कंपैरिजन में और भी ज्यादा पतली हैं। आर्टरी में तो बहुत ज्यादा थिक लेयर है, वेन में हमारी थिन है, लेकिन जो कैपिलरी वाली हमारी ब्लड वेसल है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है या वॉल है वो सिर्फ एक सिंगल सेल की लेयर से मिलके बनी है, यानी ये बहुत ज्यादा पतली है। इस वजह से कैपिलरी वाले रीजन से हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन। और जो हमारा कैपिलरी का ल्यूमेन होता है, यानी कैपिलरी में जो हमारा इनर एयर होगा, जैसे हमारे आर्टरीज और वेन्स में है, तो जो हमारा कैपिलरी है उसके अंदर भी हमें बहुत छोटा ल्यूमेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बीच में डिफरेंस देखा। आर्टरी की थिक वॉल है, वेन की थिन वॉल है, और जो कैपिलरी है उसकी वॉल सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी है। आर्टरी का ल्यूमेन स्मॉल है, वेन का ल्यूमेन लार्ज है। इसी तरीके से कैपिलरी का ल्यूमेन भी कैसा है, स्मॉल है। आर्टरीज में हमारी जो इनर लेयर है वो थिक है और इलास्टिक फाइबर से बनी है, लेकिन वेन की जो इनर लेयर है वो थिन है और वो भी हमारे इलास्टिक फाइबर से बनी है। तो ये तो हो गए हमारी आर्टरी, वेन और कैपिलरी के उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डिफरेंस को देखेंगे। अब हम यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच में डिफरेंस देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ ब्लड के बेसिस पे ऑक्सीजन किस तरीके से होगा, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वॉल्स के बेसिस पे प्रेशर, और वॉल्व्स के बेसिस पे, वॉल्स अलग है और वॉल्व्स अलग है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। तो अगर मैं आर्टरीज में देखूं, आर्टरीज में जो हमारा डायरेक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, वो होता है हमारा अवे फ्रॉम द हर्ट, यानी ये हर्ट से ब्लड को लेके जाएगा। और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड को हर्ट तक लेके आती हैं, यानी वेन्स टूवर्ड्स द हर्ट। तो जो हमारा ब्लड है उसको हर्ट से दूर लेके जाने का काम आर्टरीज का है, और ब्लड को हर्ट के पास लेकर आने का काम किसका है, वेन्स का। और कैपिलरीज क्या करती हैं, कैपिलरीज हमारी सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करती हैं, यानी हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब जो भी हमारे सब्सटेंस होंगे, हाइड्रो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, उसको एक्सचेंज करने का काम किसका है, कैपिलरीज का। वहीं अगर मैं आर्टरीज के बारे में बात करूं, तो जो हमारे आर्टरीज होते हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, वो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हमारे आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी, और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
हार्ट तक लेकर आएँगी। और कैपिलरीज़ का काम क्या है? कैपिलरीज़ दोनों यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी। अगर बात आती है वॉल की, जो आर्टरीज़ की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। अभी हमने देखा कि जो आर्टरीज़ की वॉल होती हैं वो थिक और इलास्टिक होती हैं। इसी तरीके से जो हमारी वेन्स होती हैं, वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन एंड वो हमारी थिन एंड नॉन इलास्टिक्स होती हैं। और जो हमारी कैपिलरीज़ होती हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा थिन होती है क्योंकि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनी है यानी वेरी थिन। वन सेल थिकनेस मतलब इसकी जो थिकनेस होगी, वो एक सेल के बराबर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें प्रेशर, जो आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर जो प्रेशर होता है, वो लो होता है और कैपिलरीज़ के अंदर जो हमारा ब्लड का प्रेशर होता है, वो मीडियम होता है। अब ये हाई, लो और मीडियम कैसे देखो, आर्टरीज का काम क्या है? ब्लड से को हार्ट से दूर लेके जाना। अब एक बात बताओ, ब्लड्स को हार्ट से दूर लेके जाना यानी पूरे बॉडी पार्ट तक लेके जाना है, तो पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचने के लिए ब्लड में बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। इस वजह से आर्टरीज में प्रेशर कैसा होता है? हाई। वेन्स में हमारा प्रेशर लो होता है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पे ला करके छोड़ता है और कैपिलरीज में सिंपल एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का, इस वजह से वहां पे प्रेशर कैसे देखने को मिलेगा? मीडियम। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर वॉल्व्स। वॉल्व्स का मतलब होता है कि ये जो हमारी पाइप्स हैं, मान लो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें इस तरीके से ढक्कन की तरह या फिर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं वॉल्व। ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो ऊपर बैक फ्लो ना कर सके, उसको रोकने में हेल्प करेगा। तो आर्टरीज के अंदर हमारा वॉल्व्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, लेकिन जो हमारा वेन्स होता है उसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी। कैपिलरीज में भी हमारी वॉल्व्स क्या होंगी? एब्सेंट होंगी। तो ये था हमारा मेजर डिफरेंस किसके बीच में? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच में। एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को। तो जो हमारा आर्टरी, वेन और कैपिलरी के बीच में डिफरेंस है, सबसे पहला ब्लड की डायरेक्शन के बेसिस पे है कि जो हमारी आर्टरीज हैं वो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है, मतलब हार्ट से दूर यानी हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाएंगी। वेन्स का काम होता है सारे ब्लड को हार्ट तक लेके आना और कैपिलरीज का काम होता है जितने भी सब्सटेंस है उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। अब हम ऑक्सीजन के बेसिस पे आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी में देखें तो जो हमारा आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और जो हमारे कैपिलरीज हैं उसमें नॉर्मल एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का, तो इसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड प्रेजेंट होता है। आर्टरीज की वॉल्स हमारी थिक और इलास्टिक होती हैं, वहीं वेन की वॉल हमारी थिन और नॉन इलास्टिक है। जो हमारी कैपिलरीज हैं उनकी जो वॉल है बहुत ज्यादा पतली होती है क्योंकि वो एक सिंगल सेल लेयर से मिलके बनी होती है, यानी जो इसकी थिकनेस है वो एक सेल की थिकनेस के बराबर होगी। आर्टरीज में जो हमारा प्रेशर होता है वो हाई होता है, इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से पूरे ओवरऑल बॉडी तक पहुंचाना है, इस वजह से आर्टरीज के अंदर प्रेशर हाई देखने को मिलता है। वेन्स के कंडीशन में जो हमारा प्रेशर है वो लो होता है क्योंकि इसमें हमारा जो ब्लड है यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से कैरी हो करके हार्ट पर आकर के पंप होगा। कैपिलरीज में जो हमारा प्रेशर होता है वो मीडियम होता है, इसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे नॉर्मल हमारा चीजों का जो है एक्सचेंज हो रहा है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें एक बॉडी से दूर नहीं लेके जाना, बॉडी से ब्लड को लेके नहीं आना, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमारे वहां पे सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। इस वजह से जो कैपिलरीज है उसके अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा एकदम मीडियम। वॉल्व की बात की जाए तो आर्टरीज के अंदर वॉल्व एब्सेंट होती है क्योंकि उसको बहुत हाई प्रेशर में पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना है। अगर वॉल्व प्रेजेंट होगी तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, इस वजह से आर्टरीज में हमारा जो वॉल्व है वो एब्सेंट होती है। वेन के कंडीशन में वॉल्व प्रेजेंट होगी और कैपिलरीज में हमारा सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है तो वहां पे भी हमारी जो वॉल्व है वो एब्सेंट होगी। तो ये हमारा मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बीच में डिफरेंस को देखा। इसी के साथ-साथ हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है जिसको हम अब डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पस से पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे कौन-कौन से हैं? सबसे पहले देखो वॉल्व का काम क्या होता है? हमारी जो आर्टरीज़ है, वेन्स है उसके अंदर वॉल्व प्रेज़ेंट है तो वो वॉल्व क्या करती हैं? जो भी हमारी वॉल्व प्रेज़ेंट होंगी, वॉल्व प्रेज़ेंट वॉल्व्स प्रिवेंट वॉल्व हमारा रोकता है किसको? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड यानी जो हमारा ब्लड है वो दोबारा से पीछे की डायरेक्शन में बैक फ्लो ना हो जाए, उससे रोकने का काम किसका है? हमारा वॉल्व का है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करूँ तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में उसका क्या नाम है? तो जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम है हमारा एओर्टा और जो हमारी लार्जेस्ट वेन है बॉडी के अंदर उसका नाम है हमारा वेना कावा। तो लार्जेस्ट आर्टरी हो गई ऑर्टा, लार्जेस्ट वेन हो गई हमारी वेना कावा। इसी तरीके से जो हमारी ऐसी आर्टरी हमें पता है जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो हमारी कौन सा ब्लड लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी यानी ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है वो क्या है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब क्या है? पल्मोनरी हमारा साइंस में रिलेटेड होता है लंग्स से मतलब ऐसी आर्टरी जो हमारी लंग्स से होके आएगी उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी और ये आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। इसी तरीके से हमारी ओनली एक वेन है जो हमारा देखो नॉर्मल वेन क्या करती है ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लेकिन ये एक ऐसी वेन है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी तो इसका नाम क्या हो गया वो है हमारी पल्मोनरी वेन यानी ये भी वेन हमारी कहाँ से निकलेगी लंग्स से निकलेगी इस वजह से इसका नाम क्या है पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे हमारे 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गए? सबसे पहला है हमारे पास इसके अंदर जो वॉल्व प्रेज़ेंट होती है वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका नाम है एओर्टा और जो लार्जेस्ट वेन है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसका नाम है वेना कावा। हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो नॉर्मली बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन बॉडी के अंदर एक सिंगल ऐसी आर्टरी भी है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी जिसका नाम क्या है पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि ये कहाँ से होकर के आती है लंग्स से होके निकलती है इस वजह से इसका नाम क्या है पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरीके से एक हमारी जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं लेकिन बॉडी के अंदर सिंगल एक ऐसी वेन है जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और उस वेन का नाम क्या है पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश जिसमें हमने अपने ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें हमने देखा कि बॉडी के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है इसके लिए दो हमारे सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है हमारे पास इसी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है हमारे पास इसी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा मेन पार्ट है उसके बाद हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हमने देखा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का वो तीन मेजर कंपोनेंट से मिलके बने हैं। एक है हमारा ब्लड, देन है हमारा ब्लड वेसल्स और उसी के बाद हमारे पास लास्ट क्या है
ह्यूमन हार्ट यानी ये हार्ट क्या है? हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, जो हमारा पंप करके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुँचाता है और उस पहुँचाने के लिए जो भी हमारा पाथवे होता है, वो ब्लड वेसल से होके जाता है, जिसमें हमारी 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़। ये क्या है? हमारी ट्यूब्स हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। अब ये ब्लड के अंदर होती क्या-क्या चीज़ें हैं? तो हमारे ब्लड किससे मिलके बना है? आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, प्लेटलेट्स और साथ ही साथ प्लाज्मा से मिलके हमारे ब्लड की फॉर्मेशन हुई है, जिसमें हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश होता है, जिसमें हमारा बेसिक फिनिश हुआ। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, अपने हार्ट के यानी हार्ट के पंपिंग ऑर्गन जो है हमारा हार्ट, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से वो बॉडी के अंदर वर्क करता है, उसके मैकेनिज्म को समझेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपने ट्रांसपोर्टेशन को यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को और आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हार्ट के फंक्शन के बारे में समझेंगे।